नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड करंट अफेयर्स के इस सेशन पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं शिवांगन पब्लिकेशन की झारखंड करंट अफेयर्स 2026 की किताब को, और इस क्रम में हमारा ये छठा सेशन है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको फटाफट से बिना समय ख़राब किए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता होगा कि झारखंड में जो पेशा नियमावली 2025 है उसको अधिसूचित कर लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आपको प्रश्न बन सकता है, तो ये काफ़ी हाईलाइट टॉपिक हो सकता है आपके लिए। तो पहला पॉइंट देखिए, पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार झारखंड नियमावली 2025, पेशा अधिनियम 1996 तथा झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 के तहत बनाई गई है। इसका उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में पारंपरिक ग्राम सभा व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता देना और पंचायत प्रणाली को स्थानीय परंपराओं के अनुरूप लागू करना है। अब यहाँ पर आपको प्रश्न कैसे पूछेगा? सबसे पहला प्रश्न आपको बनेगा कि जो झारखंड नियमावली पेशा नियमावली 2025 है, झारखंड पेशा नियमावली 2025 है, ठीक है, इसको किसके तहत मतलब कि बनाया गया? तो याद रखना है, दो पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है। पहला पॉइंट पेशा अधिनियम 1996 और दूसरा पॉइंट झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001, ठीक है। तो इन दोनों के तहत जो है पेशा नियमावली 2025 बनाई गई है झारखंड में। ओके, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है लागू किन किन क्षेत्रों पर लागू होगा। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है 5वीं अनुसूची। यह नियमावली झारखंड राज्य के 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में लागू होगी, यानी झारखंड का वैसा जोन वैसा क्षेत्र जहाँ जिसको 5वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है वहाँ पर ये लागू होगी। यह अधिसूचना जारी होने के तिथि से प्रभावी हो गई है। आदिवासी स्वशासन को मजबूत करने की दिशा में झारखंड सरकार ने 2 जनवरी 2026 को पेशा नियमावली 2025 अधिसूचित कर दी है। इसके तहत अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को जल, जंगल, जमीन, खनन, बाजार, विकास योजनाओं और विवाद निपटारे पर निर्णायक अधिकार मिले हैं। परंपरागत आदिवासी नेतृत्व को मान्यता दी गई है और पुलिस को भी ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह बनाया गया है। यहाँ से 2-3 पॉइंट हिट पॉइंट आपको छांट कर निकाल लेना है। पहला पॉइंट कि जो पेशा नियमावली 2025 है इसको झारखंड सरकार द्वारा कब अधिसूचित किया गया, तो आपको ये डेट याद रख लेना है, कहीं लिख के रख लीजिए इसको, 2 जनवरी 2026। कब? तो 2 जनवरी 2026 को पेशा नियमावली 2025 अधिसूचित किया गया। कब? 2 जनवरी 2026। दूसरा याद रखिए कि जो पेशा नियमावली 2025 है इसके तहत पुलिस को ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह बनाया गया। अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन अगर जेपीएससी में बनता है, ठीक है, तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आपको फंसाने के लिए यह स्टेटमेंट बना सकता है कि बताइए क्या पुलिस को ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह बनाया गया है पेशा नियमावली में, ठीक है। बोलेगा 1 सही, 2 सही, 1, 2, 3 सही, तो वहाँ पर आपको ये काफ़ी काम आएगा। तो हाँ, उसमें आपका आंसर होगा हाँ, पुलिस को भी ग्राम सभा के प्रति जो है जवाबदेह बनाया गया है। ओके, तो ये पॉइंट यहाँ पर आप याद रखिए। अब देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, यह नियमावली झारखंड के 16 जिलों में लागू होगा। तो याद रखिए यह नियमावली झारखंड के कितने जिलों में लागू होगा? पेशा नियमावली झारखंड के कितने जिलों में लागू होगा? तो याद रखना है 16 जिलों में लागू होगा। कितने जिलों में लागू होगा? 16 जिलों में लागू होगा, जिनमें 13 जिले रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज, पाकुड़ के पूर्ण रूप से तथा पलामू, गढ़वा, गोड्डा के कुछ प्रखंडों में आंशिक रूप से लागू होंगे। याद रखिए आंशिक रूप से कहाँ कहाँ लागू होंगे, तो याद रखना है पलामू, गढ़वा, गोड्डा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगा, अगर आपको पूछ दिया कि जो पेशा नियमावली है, ठीक है, टोटल 16 जिलों में अगर 24 जिलों में लागू होता और ये 3 आंशिक वाला होता, तब तो यहाँ पर आप मार सकते थे, आंशिक वाला को हटा देते, बाकी बात जो बचता वहाँ पे पूर्ण रूप से लागू। लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन फंसाने के लिए बोल सकता है कि ऐसे कौन से ज़िले हैं जहाँ पर पूर्ण रूप से लागू है, ठीक है। तो उन 16 जिलों में से एक नाम दे देगा जिसमें लागू है और 3 ऐसे नाम देगा जहाँ पर वो लागू नहीं है, ठीक। तो इन जिलों को थोड़ा सा याद रखिए, इन जिलों का आप लिस्ट बना लीजिए कि कहाँ कहाँ लागू है। तो आपको ट्रिक कैसे मतलब याद रखने के लिए ट्रिक अपना सकते हैं। कैसे ट्रिक अपना सकते हैं? कोल्हान डिवीज़न ले लीजिए। कोल्हान डिवीज़न में कितने ज़िले आते हैं? तो कोल्हान डिवीज़न में आपके 3 ज़िले, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि कोल्हान डिवीज़न के सभी ज़िलों में पूर्ण रूप से ये नियमावली लागू है। तो यहाँ से एक टेंशन आपका ख़त्म हो गया, ठीक है, ये तो आप पकड़ लीजिएगा। उसके अलावा दूसरा और क्या ट्रिक बना सकते हैं? संथाल परगना की, यहाँ पर आप गौर
दीजिएगा तो संथाल परगना के कुछ ज़िले हैं, जैसे कि दुमका है, जामताड़ा है, साहेबगंज है, पाकुड़ है। ठीक है, तो दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज और पाकुड़, ठीक है, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज और पाकुड़, इन 4 ज़िलों में पूर्ण रूप से लागू है। देवघर में लागू नहीं है। संथाल परगना के किस जिला में यह नियमावली लागू नहीं है? तो याद रखें, देवघर में लागू नहीं है, देवघर में लागू नहीं है। वहीं आपका फिर गोड्डा में लागू है, देख सकते हैं गोड्डा में लागू है, और गोड्डा में जो है पूर्ण रूप से लागू नहीं है, गोड्डा में आंशिक रूप से लागू है। ठीक है, तो ऐसे आप जो है ना करके यहाँ से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, अगर आता है यहाँ से प्रश्न तो। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला देखिए, इस अधिसूचना के बाद अब न केवल विकास योजनाओं की मंजूरी बल्कि भू अर्जन, खनन, वन उपज, बाजार प्रबंधन, सामाजिक विवादों पर भी ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य हो गई है। साथ ही 15वें वित्त आयोग की अनुशासित राशि अब सामान्य प्रक्रिया के तहत सीधे अनुसूचित क्षेत्र को मिल सकेगी। ठीक है, जो 15वां वित्त आयोग है, तो 15वां वित्त आयोग के अनुशंसित राशि, जो 15वें वित्त आयोग की अनुशंसित राशि है, अब सामान्य प्रक्रिया के तहत सीधे किसको मिल सकेगी? राज्य सरकार को नहीं, सीधे अनुसूचित क्षेत्रों को, वहाँ के जो ग्राम हेड होंगे, ग्राम सभा है, उसको मिल सकेगा। तो इसको याद रखिए। पेशा नियमावली लागू होने के बाद अब अनुसूचित क्षेत्रों के निर्णय की असली ताकत ग्राम सभा के हाथों में होगी। इससे जल, जंगल, जमीन पर आदिवासी के संवैधानिक अधिकार और मजबूत होंगे और बाहरी हस्तक्षेप पर लगाम लगेगी। तो इसको याद रखें। मुख्य उद्देश्य की बात करें, ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, इस नियमावली के? तो पहला देखिए, ग्राम सभा को सशक्त और सर्वोच्च निर्णयकारी संस्था बनाना। ठीक है, ये जो पेशा नियमावली 2025 है, इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्राम सभा को सशक्त और सर्वोच्च, ठीक है, और निर्णयकारी संस्था बनाना। आदिवासी समाज की परंपरागत स्वशासन प्रणाली की रक्षा, जैसे कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, ठीक है, ढोकलो सोहोर। तो झारखंड के जो शासन व्यवस्थाएं हैं, उनको जो परंपरागत हैं, उनको जो है रक्षा प्रदान करना। ठीक है, पंचायत में स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार प्रशासन, पंचायत में स्थानीय रीति रिवाज के अनुसार प्रशासन, ये भी इसका पर्पस है। फिर भूमि, जल, जंगल, खनिज संसाधन पर ग्राम सभा की भूमिका सुनिश्चित करना। ठीक है, जो भी भूमि है, जंगल है, खनिज है, वहाँ पर किसकी भूमिका सुनिश्चित करना? तो याद रखिए, ग्राम सभा की। विकास योजनाओं में जन भागीदारी बढ़ाना, विकास योजनाओं में किसकी? जन भागीदारी बढ़ाना। चलिए, अब ग्राम सभा की भूमिका की बात करें तो ग्राम सभा को विकास योजनाओं, लाभार्थी चयन और स्थानीय मामलों में अनिवार्य सहमति का अधिकार है। ग्राम सभा को विकास योजनाओं, लाभार्थी चयन और स्थानीय मामलों में अनिवार्य सहमति का अधिकार, यानी कि ग्राम सभा की जो सहमति है वो अनिवार्य होगी। बिना उसके सहमति के ये सारा काम आगे आपका नहीं बढ़ेगा। ठीक है, परंपरागत ग्राम सभा अध्यक्ष जैसे मांझी, मुंडा, मानकी, परगना, इनको मान्यता। सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सामुदायिक मामलों में ग्राम सभा का निर्णायक अधिकार। तो ये सभी पॉइंट्स आप यहाँ पर ध्यान रखिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, आदिवासी परंपराओं को मान्यता। इस कानून में विभिन्न समुदाय की पारंपरिक नेतृत्व प्रणाली को स्वीकार किया गया है। जैसे संथाल में मांझी और परगना होते हैं, मुंडा और हो में मुंडा, मानकी, दिवरी होते हैं। उरांव में आपका महतो और पढ़ा होते हैं। भूमिज में सरदार और नायक, ठीक है, होते हैं। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो इम्पोर्टेंस देख सकते हैं, आदिवासी स्वशासन को कानूनी संरक्षण देना, लोकतंत्र को ज़मीनी स्तर तक मजबूत करना, बाहरी हस्तक्षेप को सीमित करना, स्थानीय विकास में पारदर्शिता लाना और संविधान की 5वीं अनुसूची की भावना का पालन करना। तो ये सब इसके इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अब हम लोग देखिए, पेशा अधिनियम तो पढ़ ली। अब पेशा अधिनियम में कुछ अध्याय और कुछ धाराएं हैं। तो इसमें कितने अध्याय और कितने धाराएं हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिए, इसमें 17 अध्याय और 36 धाराएं हैं। पेशा अधिनियम 2025 में कितने अध्याय हैं? तो अध्याय याद रखिए, 17 अध्याय हैं और 36 धाराएं हैं। अब कौन कौन से अध्याय में क्या क्या चीज़ का वर्णन किया गया है, वो चीज़ यहाँ पर हम लोग देखते हैं। जैसे अध्याय 1 है, ठीक है, तो अध्याय 1 में क्या है? तो प्रारंभिकी। अध्याय 1 में है प्रारंभिकी, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, परिभाषा, ये सब अध्याय 1 में है। अध्याय 2 में देखा जाए तो अध्याय 2 में पारंपरिक ग्राम, ठीक है, ग्राम सभा और उनकी सीमाओं का प्रकाशन,
तो याद रखिए सीमाओं का प्रकाशन, ग्राम सभा और उनकी सीमाओं का प्रकाशन किस में है? अध्याय 2 में। ग्राम सभा और उनकी सीमाओं का प्रकाशन अध्याय 2 में। अध्याय 3 में क्या है? तो अध्याय 3 में ग्राम सभा की बैठक। बैठक कहाँ है? तो 3 में। 3 में ग्राम सभा की बैठक 3 में है। ग्राम सभा की बैठक कहाँ पर है? 3 में। अध्याय 3 में है। ओके, बात करेंगे अध्याय 4 की। तो अध्याय 4 में हमारा क्या है? तो ग्राम सभा अध्यक्ष एवं सहायक सचिव के कर्तव्य, यानी कि ग्राम सभा के अध्यक्ष का क्या कर्तव्य होगा, सहायक सचिव का क्या कर्तव्य होगा, इसकी चर्चा अध्याय 4 में की गई है। तो ग्राम सभा अध्यक्ष और सहायक सचिव के कर्तव्य की चर्चा अध्याय 4 में। ग्राम सभा अध्यक्ष और सहायक सचिव के कर्तव्य की चर्चा किस में है? अध्याय 4 में। अध्याय 5 में क्या है? अध्याय 5 में तो ग्राम सभा बैठक का संचालन एवं निर्णय की प्रक्रिया। ग्राम सभा बैठक का संचालन और निर्णय, इसकी क्या प्रक्रिया होगी? तो प्रक्रिया की बात किस में की गई? 5 पौ से 5 पौ से प्रक्रिया, 5 प प्रक्रिया, 5 प्रक्रिया, ऐसे करके थोड़ा सा रिलेट करके याद कर सकते हैं। अध्याय 6 में क्या है? तो ग्राम सभा कोष। ग्राम सभा कोष किस में है? अध्याय 6 में है। अध्याय 7 में क्या है? सामुदायिक संसाधनों का प्रबंधन। सामुदायिक संसाधनों का प्रबंधन ये किस में है? अध्याय 7 में है। अध्याय 8 की बात करेंगे तो अध्याय 8 में परंपराओं का संरक्षण एवं विवादों का निपटारा। 8 में क्या है? परंपराओं का संरक्षण और विवादों का निपटारा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अध्याय 9 में देखिए। अध्याय 9 में देखा जाए तो अध्याय 9 में क्या है? तो विकास योजना का अनुमोदन, लाभार्थियों की पहचान और सामाजिक क्षेत्र की संस्थाओं का कार्य पर नियंत्रण। अध्याय 10 में देखिए। 10 में क्या है? तो भू अर्जन और पुनर्स्थापन। 10 में भू अर्जन और पुनर्स्थापन। 10 में भू अर्जन एवं पुनर्स्थापन। अध्याय 11 में क्या है? लघु जल निकायों का प्रबंधन। अध्याय 11 में क्या है? लघु जल निकायों का प्रबंधन। अध्याय 11 में क्या है? लघु जल निकायों का प्रबंधन। अध्याय 12 में देखिए क्या है? लघु खनिज है। अध्याय 12 में क्या है? लघु खनिज है। अध्याय 13 में क्या है? 13 में मादक द्रव्यों का नियंत्रण है। अध्याय 13 में मादक द्रव्यों का नियंत्रण है। अध्याय 14 में क्या है? लघु वन उपज। अध्याय 14 में क्या है? लघु वन उपज। अध्याय 15 में क्या है? तो संक्रमित भूमि का प्रत्यावर्तन। संक्रमित भूमि का प्रत्यावर्तन। अध्याय 16 में क्या है? बाजारों का प्रबंधन। और अध्याय 17 में क्या है? उधार पर नियंत्रण। अध्याय 17 में उधार पर नियंत्रण। तो ये सभी पॉइंट्स आप यहाँ पर ध्यान रखिए। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं, झारखंड एट डेट 2025 आर्थिक क्षेत्र की उपलब्धियाँ। 2025 तक झारखंड की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक वृद्धि देखी गई। एक सेकेंड, इससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पीछे कुछ पॉइंट्स हमने स्किप किए हुए हैं, उसको हम लोग अब कंप्लीट करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट था इसलिए हमने इसको पहले कर लिया। अब चलिए, अब हम लोग पेज नंबर 1 से करते हैं। रजत जयंती वर्ष 2025 में झारखंड की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ। ठीक है, तो यहाँ पर झारखंड गठन के रजत जयंती समारोह। ओके, झारखंड सरकार ने 15 नवंबर 2025 को अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्यव्यापी भव्य समारोह का आयोजन किया, जिसमें झारखंड एट डेट 25 थीम के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी और जागरूकता अभियान शामिल थे। क्या हुआ है कि 15 नवंबर 2025 को झारखंड सरकार ने अपना 25वें नंबर का स्थापना दिवस मनाया। और आपको पता होना चाहिए, जब किसी भी संस्थान का स्थापना हुए 25 वर्ष हो जाता है तो उस उपलक्ष्य में वो संस्थान रजत जयंती के रूप में सेलिब्रेट करती है। तो अपने झारखंड का बने कितना साल हो गया? 25 साल हो गया। और इस खुशी में झारखंड सरकार ने इसको रजत जयंती के रूप में सेलिब्रेट किया है। रजत जयंती आपने एनिवर्सरी जब सुना होगा, तो जब लोग बनाते हैं 25 साल के बाद, 25 साल होने पर जब एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं तो उसको बोलते हैं सिल्वर जुबली। ठीक है, तो वही सिल्वर जुबली है राज्य का अपना। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। झारखंड सरकार ने 15 नवंबर 2025 को अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती के उपलक्ष्य में राज्यव्यापी भव्य समारोह का आयोजन किया। और इसमें थीम क्या रखा गया? झारखंड एट द रेट 25। ओके, इसको याद रखिए। अगला पॉइंट देखिए, इन कार्यक्रमों में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती भी मनाई गई। 2 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है कि 15 नवंबर 2025 इस दिन झारखंड का 25वां स्थापना दिवस, और इसी दिन भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती। राज्य के लिए 25 और भगवान बिरसा मुंडा जी के लिए 150वीं जयंती। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है।
और पूरे राज्य में खुशी और उत्साह का माहौल था, जिससे विधानसभा और उच्च न्यायालय ने भी अलग अलग समारोह आयोजित किए। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम, सरकारी योजनाओं की प्रदर्शनियां, 25 वर्षीय विकास रोड मैप का अनावरण और आदिवासी विरासत और प्रगति को उजागर करने वाले कार्यक्रम शामिल थे। ठीक है, देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोरहाबादी मैदान में मुख्य कार्यक्रमों का नेतृत्व किया। रजत जयंती समारोह के मुख्य विवरण निम्नलिखित हैं। थीम यहाँ पर देख सकते हैं। मुख्य थीम क्या था? इस पूरे उत्सव की आधिकारिक थीम झारखंड @25 रखी गई। पूरे उत्सव की आधिकारिक थीम क्या रखी गई? झारखंड @25। पिछले 25 वर्षों की प्रगति और भविष्य के लक्ष्यों पर ये केंद्रित है। ओके, समारोह की अवधि, मुख्य उत्सव 11 नवंबर से 29 नवंबर 2025 तक चला। ये जो उत्सव था, सिल्वर जुबली था, ये कब से कब तक चला? तो 11 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर 2025 तक चला। प्रमुख कार्यक्रम, क्या क्या इसमें कार्यक्रम किए गए? तो एक याद रखना, रन फॉर झारखंड, रन फॉर झारखंड नाम से कार्यक्रम किया गया। उत्सव की जो शुरुआत है 11 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा रांची में रन फॉर झारखंड को हरी झंडी दिखाकर, यानी कि ये जो उत्सव हुआ, जो 11 नवंबर को स्टार्ट हुआ, तो इसकी शुरुआत किसको हरी झंडी दिखाकर की गई? रन फॉर झारखंड को हरी झंडी दिखाकर की गई। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसका कलर डार्क करते हैं, रुक जाइए, कलर डार्क कर लिया जाए। चलिए, तो उत्सव की जो शुरुआत की गई किसको हरी झंडी दिखाकर? तो रन फॉर झारखंड को हरी झंडी दिखाकर। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। कब? तो 11 नवंबर को। मुख्यमंत्री राजकीय समारोह, 15 नवंबर 2025 को रांची के मोरहाबादी मैदान में विशाल राजकीय समारोह आयोजित हुआ, जिसमें सांस्कृतिक झांकियां और झारखंड यात्रा परेड निकाली गई। अब यहाँ पर देखिए, योजनाओं का शुभारंभ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 8,799 करोड़ रुपए की लागत वाली 1,087 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। तो ये जो उत्सव हुआ, ठीक है, जो सिल्वर जुबली जो मनाया गया, तो इस उपलक्ष्य पर झारखंड सरकार ने कितनी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो 1087 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। और इस पूरी परियोजना का लागत कितना है? 8,799 करोड़ का ये लागत है। ठीक है, विशेष अभियान की बात करें तो आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का अगला चरण 18 नवंबर से 15 दिसंबर 2025 तक संचालित किया गया, ताकि सरकारी सेवाओं को सीधे जनता तक पहुंचाया जा सके। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। श्रद्धांजलि पद्म भूषण शिबू सोरेन। तो आप सभी को पता होगा कि झारखंड के जो दिशोम गुरु कहे जाने वाले आदरणीय शिबू सोरेन, जिनका कि 2025 में अगस्त महीने में निधन हो गया, उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। झारखंड आंदोलन के प्रणेता व झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत 2026 के पद्म आभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि शिबू सोरेन का 4 अगस्त 2025 को दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव नेमरा रामगढ़ में किया गया। कहाँ उनका अंतिम संस्कार कहाँ किया गया? तो रामगढ़ के नेमरा। ठीक है, 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करने वाले शिबू सोरेन 8 बार लोकसभा के सदस्य और 3 बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में वे केंद्रीय कोयला मंत्री भी रहे। झारखंड अलग राज्य निर्माता दिशोम गुरु शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को वर्तमान रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड के नेमरा गांव में हुआ था। ठीक है, यहाँ से आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं? पहला, कि जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे शिबू सोरेन, ठीक है, इन्होंने 8 बार लोकसभा के सदस्य के रूप में काम किया, 3 बार राज्यसभा के सदस्य ये चुने गए। ठीक है, और मनमोहन सिंह की जब सरकार थी तो उनके कैबिनेट में ये कोयला मंत्री थे। झारखंड अलग राज्य निर्माता दिशोम गुरु का जन्म कब हुआ था? 11 जनवरी 1944 को इनका जन्म हुआ था और रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड के नेमरा गांव में इनका जन्म हुआ था। अब एक नज़र में थोड़ा सा इनको रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या इनकी जीवन से संबंधित घटनाएं रहीं। पहला पॉइंट तो आपको जन्म याद रखना है कि जन्म 11 जनवरी 2014 को। जन्म स्थान की बात करें तो जन्म स्थान कहाँ है? नेमरा गांव, गोला प्रखंड, रामगढ़। बचपन का नाम इनका क्या है? तो बचपन का नाम शिवपाल या शिवचरण मांझी।
पिताजी का नाम क्या था? तो सोबरन मांझी। आपने योजना सुना होगा, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना। तो सोनामणि सोरेन इनकी माताजी का नाम था और सोबरन सोरेन इनके पिताजी का नाम था, ठीक है। और शिबू सोरेन जी के माता और पिताजी के नाम पर ही जो है ना, जो धोती साड़ी योजना है उसको चलाया गया था। माता का नाम देख सकते हैं सोनामणि सोरेन, पत्नी का नाम रूपी सोरेन, पत्नी का नाम क्या था? रूपी सोरेन, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न ऐसे है कि हेमंत सोरेन की दादी का नाम क्या था? सोनामणि सोरेन। दादा का नाम क्या था? सोबरन सोरेन। ऐसे प्रश्न आपको पूछ सकते हैं। पत्नी यानी कि हेमंत सोरेन की माँ का नाम क्या है? रूपी सोरेन। ऐसे आप याद रखिए, ठीक है। अब जो शिबू सोरेन हुए, इनके पुत्र पुत्री कौन कौन हुए? तो देखिए, पुत्र में आपको याद रखना है दुर्गा सोरेन, हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन। 3 पुत्र हुए इनके, एक दुर्गा सोरेन, हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन। पुत्री की बात की जाए तो अंजनी सोरेन इनकी पुत्री का नाम है। प्राथमिक शिक्षा इनका प्राथमिक विद्यालय नेमरा से हुआ, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा इन्होंने कहाँ से ली? तो राज्य संपोषित हाई स्कूल गोला, राज्य संपोषित हाई स्कूल गोला। सोनोत संथाल समाज का इन्होंने गठन किया 1970 में। 1970 में इनके द्वारा सोनोत संथाल समाज का गठन किया गया। झामुमो का इन्होंने कब गठन किया? तो 4 फरवरी 1972 को। झामुमो का गठन 4 फरवरी 1972 धनबाद के गोल्फ मैदान से इन्होंने किया, ठीक है। लोकसभा सदस्य कितनी बार रहे? शिबू सोरेन लोकसभा सदस्य कितनी बार रहे? तो याद रखिए, लोकसभा सदस्य ये 8 बार रहे। कितनी बार रहे? 8 बार। राज्यसभा सदस्य कितनी बार रहे? तो 3 बार राज्यसभा सदस्य रहे। विधानसभा सदस्य कितनी बार रहे? तो 1 बार विधानसभा सदस्य रहे। और जैक का अध्यक्ष 9 अगस्त 1995 को बनाया गया था, ठीक है। झारखंड ऑटोनोमस काउंसिल का इनको चेयरमैन कब बनाया गया था? 9 अगस्त 1995 को। मुख्यमंत्री ये 3 बार रहे, 2005, 2008 और 2009 में, ठीक है। शिबू सोरेन ने मुख्यमंत्री पद को कितनी बार सुशोभित किया? 3 बार, ठीक है। और सबसे कम समय के लिए भी मुख्यमंत्री यही थे, शिबू सोरेन। 3 बार कब कब इन्होंने मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया? एक 2005 में, 2008 में और 2009 में। 2005, 2008, 2009। निधन हो गया 4 अगस्त 2025 को। और पुरस्कार इनको पद्म भूषण दिया गया है 2026 मरणोपरांत, ठीक है, सामाजिक क्षेत्र में। ओके, याद रखिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अन्य आयोजन, अगला देखिए, अन्य आयोजन। झारखंड विधानसभा और झारखंड हाईकोर्ट ने भी अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर विशेष रजत जयंती कार्यक्रम आयोजित किए। राज्य भर के स्कूलों कॉलेजों में निबंध, प्रश्नोत्तरी और पेंटिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। ओके, अब यहाँ पर एक पॉइंट है, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एक समर्पित झारखंड @25 पोर्टल विकसित किया गया। तो पूछेगा कि सिल्वर जुबली जो सेलिब्रेट किया गया और उसका जो थीम रखा गया है झारखंड @25, इस नाम से एक पोर्टल भी विकसित किया गया है। तो इसको विकसित किसने किया है? सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने। किसने? सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने, ठीक है। जहां राज्य के 25 वर्षों के सफ़र से संबंधित दस्तावेज और वीडियो उपलब्ध हैं। ओके, चलिए अगला देखिए, झारखंड @25 प्रमुख राजनीतिक उपलब्धियां। 2025 में झारखंड की प्रमुख राजनीतिक उपलब्धियों में पेशा कानून को मंजूरी, बेहतर कनेक्टिविटी जैसे नए फ्लाईओवर, हवाई अड्डे, रोजगार सृजन, सरकारी नौकरियां और नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत सखी मंडल, फूलो झानो योजना, ये सब शामिल है, ठीक है। तो फूलो झानो योजना के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे चर्चा हुआ है उपलब्धि को लेकर के, तो इसके बारे में हो सकता है तो पूछ सकता है। ओके, चलिए एक सेकेंड। अगला बढ़ते हैं। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान भी, राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान जैसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य BRAP में टॉप अचीवर भी शामिल किया, जो राज्य की रजत जयंती के साथ मिलकर विकास और सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि कुछ बुनियादी सुविधाओं की कमी की भी चर्चा की गई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राज्य का मतलब कि बड़ाई ही किया गया कि राज्य ने ये किया, कुछ कमियां भी यहाँ पर बताई गई है कि राज्य इसमें पीछे है ऐसे वैसे, तो कुछ कमियां भी दिखाई गई हैं राज्य की। ओके, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्रमुख राजनीतिक और प्रशासनिक घटनाक्रम। सरकार की निरंतरता। हेमंत सोरेन ने नवंबर 2024 के अंत में अपनी चौथी पारी के लिए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिससे 2025 में प्रशासनिक स्थिरता और योजनाओं के निरंतर क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त हुआ, ठीक है। तो सरकार की निरंतरता को लेकर याद रखिएगा जो हेमंत सोरेन हुए। तो हेमंत सोरेन ने नवंबर 2024
के अंत में अपनी चौथी पारी के लिए, ठीक है, 4th टर्म के लिए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिससे 2025 में प्रशासनिक स्थिरता और योजनाओं के निरंतर क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त हुआ। ओके, पेशा नियमावली को मंजूरी, तो इसको तो हमने पहले ही पढ़ लिया है। सरकार ने पंचायत उपबंध अधिनियम के नियमों को कैबिनेट की मंजूरी दी, जिससे ग्राम सभाओं को लघु वन उपज, स्थानीय विकास योजनाओं और जल संसाधनों के प्रबंधन में वास्तविक प्रशासनिक शक्ति मिली। ओके, स्थापना की रजत जयंती की बात करें तो झारखंड ने 15 नवंबर 2025 को अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे किए और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास के लिए 1087 योजनाओं को सौगात दी और इसकी लागत कितना है तो 8,799 करोड़ की ये 1087 योजनाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो कल्याणकारी और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, कल्याणकारी और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ठीक है, JMSY, इसे सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इसमें 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर पहले 1000 से फिर 1500 किया गया और 1500 से फिर 2500 रुपया, ठीक है, राशि को 2500 बढ़ाकर प्रति माह 30,000 रुपये वार्षिक कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर पूछेगा कि मंथ में कितना दिया जाता है 2500, वार्षिक कितना है 30,000, एज कितना है 18 से 50। तो ये तीनों डेटा आप याद रखिए यहाँ पर। ओके, एक आप नाम सुने होंगे, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, आदिवासी मूलवासी कल्याण और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर। ठीक है, तो ये जो कार्यक्रम है आपकी योजना आपकी द्वार, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार, ठीक है, तो इसमें आदिवासी मूलवासी कल्याण और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। इसके माध्यम से महिला सशक्तिकरण की बात करें तो सखी मंडलों को वित्तीय सहायता और फूलो झानो योजना के तहत हड़िया दारू बिक्री छोड़ने वाली महिलाओं को वैकल्पिक आजीविका से जोड़ा गया। ठीक है, और इसके लिए योजना भी चलाया गया, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, ठीक है, जिसके तहत जो महिलाएं दारू बेचती हैं तो उनको वो काम छुड़वा करके उसके रूप में अल्टरनेटिव अन्य काम कोई दिया जा रहा है। ठीक है, तो महिला सशक्तिकरण को लेकर के ये कदम उठाए गए, इसको ध्यान रखिए। चलिए अगला हम लोग बढ़ते हैं मुफ्त बिजली की। ठीक है, तो राज्य के लगभग 40 लाख गरीब परिवारों और उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जा रही है। कितने, तो यहाँ पर स्टेटमेंट वाला अगर क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो वहाँ पर पूछेगा कि राज्य के कितने, 50 लाख परिवार, 40 लाख परिवार, ये कितने, तो याद रखिए एग्जैक्ट डाटा ध्यान रहना चाहिए आपको। 40 लाख परिवारों को, परिवार और उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त में बिजली प्रदान की जा रही है। बजट 2025-26 सरकार ने 1.45 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें कि सोशल सेक्टर को प्राथमिकता दी गई, यानी कि सामाजिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। तो पूछ लेगा कि जो 2025-26 का बजट था उसमें 1.45 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया और इसमें प्राथमिकता किसको दे, प्रायोरिटी किसे दिया गया था, तो सोशल सेक्टर को, सामाजिक क्षेत्र को प्रायोरिटी दिया गया था। इस चीज़ को याद रखिए। शिक्षा और रोजगार में उपलब्धि की हम लोग यहाँ पर अगर बात करें तो गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड सरकार ने, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण एक योजना शुरू की है, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। तो उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को 15 लाख रुपए तक का ऋण, ठीक है, ऋण मात्र 4% ब्याज पर उपलब्ध कराया जा रहा है। तो यहाँ पर प्रश्न आपको पता है कैसे पूछेगा, बोलेगा कि भैया एक बात बताओ, जो गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है इसके तहत मैक्सिमम कितना रुपया ऋण के रूप में दिया जा रहा है, तो 15 लाख रुपया। ये 15 लाख एकदम माइंड में गांठ बांध लीजिएगा, 15 लाख। और इस पर जो इंटरेस्ट की राशि है वो कितना, 4%। इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 4% पर उपलब्ध किया जा रहा है, जिससे राज्य गारंटी, और इसमें जो गारंटर है वो राज्य सरकार है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बड़ी नियुक्तियों की बात करें तो झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से लगभग 44,000 से अधिक नई नियुक्तियों का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा ग्रास रूट इनोवेशन इंटर्नशिप की बात करेंगे तो ग्रास रूट इनोवेशन इंटर्नशिप स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए 17,000 इंटर्नशिप के अवसर शुरू किए गए, जिसमें ग्रामीण नवाचारों की पहचान के लिए 10,000 रुपये का मानदेय यानी कि स्टाइपेंड दिया जाता है। ग्रास रूट इनोवेशन इंटर्नशिप के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, इसमें अगर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के जो भी छात्र हैं उनके लिए 17,000 इंटर्नशिप के अवसर शुरू किए गए। तो पूछेगा कि ग्रास रूट इनोवेशन इंटर्नशिप के तहत
पीजी और यूजी और पीजी छात्रों के कितने यूजी और पीजी के कितने छात्रों के लिए, ठीक है, छात्रों के लिए कितने इंटर्नशिप के अवसर, तो 17,000 इंटर्नशिप के अवसर शुरू किए गए हैं, जिसमें ग्रामीण नवाचार की पहचान के लिए 10,000 रुपये का मानदेय यानी कि स्टाइपेंड दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो स्टाइपेंड दिया जाएगा किसके पहचान के लिए, तो ग्रामीण नवाचार। चलिए अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पर पहचान। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट 2025 की शुरुआत में झारखंड को विभिन्न विकास संकेतकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का नेशनल अवार्ड मिला, जिसे राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट 2025 की शुरुआत में झारखंड को विभिन्न विकास संकेतकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा दिया गया ये अवार्ड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट। तो पूछेगा कि झारखंड को जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का नेशनल अवार्ड दिया गया राष्ट्रपति महोदया के द्वारा, किस लिए, तो झारखंड को विभिन्न विकास संकेतों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। चलिए आर्थिक विकास की बात करें तो 2025-26 के लिए झारखंड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जो जीएसडीपी है, ठीक है, जीएसडीपी 5,56,286 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% की वृद्धि दर्शाता है। तो पूछेगा कि 2025-26 के बजट में जो राज्य का जीएसडीपी था वो पिछले वर्ष की तुलना में कितना वृद्धि दर्शाता है, 10%। कितना, 10% वृद्धि दर्शाता है। अब हम लोग यहाँ पर कुछ पुरस्कार और सम्मान की बात करेंगे। तो राष्ट्रीय पुरस्कार में देखा जाए तो उत्कृष्ट निर्वाचन कार्यों के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का पुरस्कार और BRAP बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में टॉप अचीवर का सम्मान मिला है झारखंड को। विधानसभा पुरस्कार की बात करें तो भाजपा विधायक राज सिन्हा को 2025 के लिए बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक चुना गया। ठीक है, बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक चुना गया। अच्छा, सांसद रत्न पुरस्कार की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि सांसद रत्न पुरस्कार देश के 17 सांसदों को दिया गया है, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि इसमें अपने झारखंड के 2 सांसद शामिल हैं। ठीक है, जो सांसद रत्न पुरस्कार 2025 दिया गया है, टोटल 17 सांसदों को दिया गया है, और इसमें अपने झारखंड के कितने सांसद हैं, 2 सांसद शामिल हैं। ये 2 सांसद बता सकते हैं कौन कौन है, तो याद रखिए, पहला सांसद गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, और दूसरा आपको याद रखना है जमशेदपुर के विद्युत चरण महतो। ठीक है, ये दोनों का नाम आप याद रखिए, इन दोनों को सांसद रत्न से सम्मानित किया गया। इसमें विद्युत चरण महतो का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि लगातार 3 बार सांसद रत्न पुरस्कार पाने वाले ये सांसद बन गए हैं। तो इन दोनों का नाम याद रखिए, और राज सिन्हा का नाम याद रखिएगा, इनको बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक चुना गया। ठीक, चलिए अन्य की अगर बात करें तो अन्य में यहाँ पर देख सकते हैं रोजगार और शिक्षा। हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र और शिक्षक की भर्ती। तो ये सब तो आपको पता ही क्या स्थिति है इसका, तो इस पर बात ही करना क्या बनता है। चलिए बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी की बात करें तो राज्य में रविंद्र भवन और नए फ्लाईओवर का उद्घाटन, शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ा गया, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला। खेल नीति की बात करें तो राष्ट्रीय खेल नीति 2025 के तहत खिलाड़ियों के लिए बेहतर प्रशिक्षण और कैरियर सुरक्षा का प्रावधान इसके तहत किया गया। चुनौती यानी कि क्या क्या चैलेंजेस आए, ठीक है, तो धनबाद एवं जमशेदपुर जैसे शहरों के लिए हवाई अड्डे जैसी बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता महसूस की गई। ठीक है, यानी कि लगा सरकार को क्या धनबाद और जमशेदपुर में हवाई अड्डा होना चाहिए। ठीक है, धनबाद और जमशेदपुर में हवाई अड्डा होना चाहिए। नक्सलवाद और साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए सतत प्रयास जारी है। कुल मिलाकर 2025 झारखंड के लिए राजनीतिक और विकासात्मक उपलब्धियों का वर्ष रहा, जिसने राज्य की पहचान और नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम किया। अगला हम लोग बढ़ते हैं, ये तो हमने कवर कर लिया पेशा पंचायत उपबंध झारखंड नियमावली 2025। इसके आगे हम लोग अब देखते हैं झारखंड @ 2025 आर्थिक क्षेत्र की उपलब्धियाँ। 2025 तक झारखंड की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक वृद्धि देखी गई, जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 7.5% GDP वृद्धि का अनुमान है, जो देश की वृद्धि दर से अधिक है, क्या है, अधिक है। साथ ही राज्य ने राजस्व संग्रह में अच्छा प्रदर्शन किया और कृषि, प्राकृतिक रेशम और खनिज क्षेत्र में प्रगति करते हुए यहाँ पर इसका जो है छूट गया है। चलिए आगे हम लोग टॉपिक बढ़ते हैं। राजकीय मछली देसी मांगुर
ठीक है। राजकीय मछली देसी मांगुर, काफ़ी हॉट टॉपिक है ये आपका, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। झारखंड में हाल ही में नवंबर 2025 के आसपास देसी मांगुर मछली को राज्य की राजकीय मछली घोषित किया गया। तो पूछेगा कि बताइए, अभी 2025 में राज्य का एक राजकीय मछली घोषित हुआ है, उसका नाम क्या है? देसी मांगुर, ताकि इसके घटते अस्तित्व को बचाया जा सके, साथ ही इसके संरक्षण व उत्पादन को बढ़ावा मिले, जिससे मछुआरों को आर्थिक लाभ हो, क्योंकि यह मछली पोषण से भरपूर है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि थाई मांगुर याद रखिएगा विदेशी प्रजाति है, ठीक है। यहाँ पर अगर यहाँ से क्वेश्चन बनाता है तो यहाँ पर आपको फंसाने के लिए पूछ देगा कि राज्य की राजकीय मछली किसे घोषित किया गया है? देसी मांगुर, थाई मांगुर, कातल मांगुर, रहू मांगुर, ऐसे करके फंसाने का प्रयास करेगा। लेकिन आप गांठ बांध लीजिए, देसी मांगुर को राज्य का राजकीय मछली घोषित किया गया। ये जो थाई मांगुर देख रहे हैं ये विदेशी प्रजाति है, ठीक है, जो कि प्रतिबंधित है, इसे खाने से बचना चाहिए, कुछ बीमारी वगैरह इससे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं खनिज को लेकर। देश के खनिजों में झारखंड का महत्वपूर्ण योगदान है और खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करें तो सीसल की खेती और बायोएथेनॉल उत्पादन जैसी पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है। सीसल की खेती, सीसल एगेव, ठीक है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखिए। सीसल यहाँ से हो सकता है तो बन सकता है। सीसल की खेती और बायोएथेनॉल उत्पादन, ठीक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है। तो पूछेगा कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ की खेती है जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है? सीसल की खेती और बायोएथेनॉल उत्पादन। सीसल की खेती और बायोएथेनॉल उत्पादन ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है। चलिए अब सरकार के लक्ष्य और योजनाओं को देखते हैं कि 2025 में सरकार ने क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किए थे, कौन कौन सी योजनाएं चलाई, उसके बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। आत्मनिर्भरता की बात करें तो युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और कृषि से जोड़ा जा रहा है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको जो है शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और कृषि से उनको जोड़ा जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो अबुआ आवास, पेंशन योजना, छात्रवृत्ति को लेकर के मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना, ऐसे योजनाओं पर जोर दिया जा रहा है। निवेश को बढ़ाने के लिए क्या कर रही है सरकार? तो सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए निवेशकों को आकर्षित किया जा रहा है। सिंगल सिस्टम यानी कि जो भी अगर आप इंडस्ट्री बैठा रहे हैं और उसमें अगर आपको अगर कोई क्लियरेंस चाहिए तो आपको एक ही जगह से जो है सारा क्लियरेंस मिल जाएगा, सिंगल विंडो क्लियरेंस, ओके। और आपको पता होना चाहिए झारखंड में सिंगल विंडो क्लियरेंस का जो आया, कब आया? 2015, याद रखिएगा 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया झारखंड के सामने सिंगल विंडो क्लियरेंस, ठीक है। इन उपलब्धियों के साथ झारखंड का लक्ष्य 2029-30 तक 10 ट्रिलियन रुपए, 10 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था बनने का है। तो प्रश्न पूछेगा कि झारखंड ने कब तक लक्ष्य रखा है 10 लाख ट्रिलियन रुपए की अर्थव्यवस्था बनने का, यानी 10 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य झारखंड ने कब तक रखा? तो ध्यान रखना है आपको 2029-30 तक। कब तक? तो 2029-30 तक झारखंड का लक्ष्य है कि हम 10 ट्रिलियन रुपए की अर्थव्यवस्था बनेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं झारखंड एट 25 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र की उपलब्धि, ओके। 2025 में झारखंड ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई प्रगति की, खासकर शिक्षा इनोवेशन पर फोकस करते हुए, जिसमें रांची में साइंस सिटी की स्थापना, डिफेंस कॉरिडोर के लिए ईस्ट टेक 2025। यहाँ पर ध्यान रखिएगा एक टर्म यूज हो रहा है, ईस्ट टेक 2025, ठीक है, ये डिफेंस कॉरिडोर के लिए है। पूछेगा कि झारखंड में चर्चा में रहा ईस्ट टेक 2025, इसका संबंध किससे है? तो डिफेंस कॉरिडोर से है, डिफेंस कॉरिडोर, ठीक है। जैसे इवेंट्स और शिक्षा प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए कई डिजिटल पोर्टल जैसे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किए गए, ठीक है, जिससे वैज्ञानिक पर्यटन, नवाचार और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा मिला है। अब शिक्षा और नवाचार की अगर बात करेंगे, एजुकेशन एंड इनोवेशन की बात करेंगे, तो झारखंड छात्र अनुसंधान और नवाचार नीति 2025 में शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में बेहतर करने के लिए झारखंड छात्र अनुसंधान और नवाचार नीति 2025 लाई गई। युवाओं में अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए झारखंड छात्र अनुसंधान और नवाचार नीति 2025, झारखंड स्टूडेंट रिसर्च एंड इनोवेशन पॉलिसी 2025 शुरू की गई है। इसके
तहत विश्वविद्यालय और कॉलेजों में अनुसंधान सेल स्थापित के लिए 1280 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। तो यहाँ से हो सकता है तो जेपीएससी में आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक में इसको आप नोट कर सकते हैं। युवाओं और अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए झारखंड छात्र अनुसंधान और नवाचार नीति 2025 यानी इंग्लिश में कहें तो झारखंड स्टूडेंट रिसर्च एंड इनोवेशन पॉलिसी 2025 शुरू की गई है। शिक्षा और नवाचार को लेकर के कौन सी नीति शुरू की गई है? तो झारखंड स्टूडेंट रिसर्च एंड इनोवेशन पॉलिसी 2025 शुरू की गई है। इसके तहत क्या होगा? तो इसके तहत विश्वविद्यालय और कॉलेजों में अनुसंधान सेल स्थापित करने के लिए कितना का निवेश किया जाएगा? 1280 करोड़ रुपया का जो है आपका निवेश किया जाएगा। अगला देखिए क्या है, अगला है रांची साइंस सिटी। राज्य में नवाचार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रांची में लगभग 270 करोड़ रुपए की लागत से पहली साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो साइंस सिटी सबसे पहले पूछेगा झारखंड के किस जिला में साइंस सिटी बनाया जा रहा है? तो रांची में। और इसमें जो लागत कॉस्ट आएगा कितना? 270 करोड़ रुपया का लागत आएगा साइंस सिटी बनाने में। औद्योगिक और रक्षा तकनीकी की बात करें, इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस टेक की बात करें तो ईस्ट टेक 2025 याद रखिए, ईस्ट टेक 2025। रांची के खेलगांव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सितंबर 2025 में एक प्रमुख रक्षा प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी आयोजित की गई। इसका उद्देश्य झारखंड को एक रक्षा नवाचार केंद्र डिफेंस इनोवेशन हब के रूप में विकसित करना और एमएसएमई को रक्षा क्षेत्र से जोड़ना है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं औद्योगिक नीति लैब, इंडस्ट्रियल पॉलिसी लैब। राज्य के औद्योगिक भविष्य को आकार देने के लिए 15 नवीन परियोजनाओं के साथ झारखंड औद्योगिक नीति लैब शुरू की गई है। तो झारखंड में एक नया लैब, औद्योगिक नीति लैब का यहाँ पे सिस्टम लाया गया है, औद्योगिक नीति लैब। ठीक है, तो राज्य के औद्योगिक भविष्य को आकार देने के लिए 15 नवीन परियोजनाओं के साथ झारखंड औद्योगिक नीति लैब शुरू की गई। इसमें एआई संचालित एमएसएमई डैशबोर्ड और नेट जीरो औद्योगिक संपदा जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। ठीक है, एमएसएमई विशेष छूट विधेयक, एमएसएमई विधेयक 2025, इस विधेयक को नवंबर 2025 में मंजूरी मिली। ठीक, जो उद्योगों के लिए एकल खिड़की प्रणाली सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से अनुमति और निरीक्षण को सरल बनाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अंतरिक्ष और उपग्रह अनुप्रयोग, स्पेस एंड सैटेलाइट एप्लीकेशंस, स्पेस ऑन व्हील्स। इसरो के इस कार्यक्रम के माध्यम से स्पेस ऑन व्हील्स ये किसने शुरू किया? इसरो। और इसरो के इस कार्यक्रम के माध्यम से झारखंड के 20 अलग अलग स्थानों पर लगभग 30,000 लोगों और छात्रों तक अंतरिक्ष विज्ञान की जानकारी पहुंचाई गई। ठीक है, झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र JSAC। ठीक है, तो JSAC कृषि, खनन, शहरी नियोजन और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए अंतरिक्ष आधारित तकनीक और IT का उपयोग कर रहा है। ठीक है, तो JSAC जो है ये कृषि, खनन, शहरी नियोजन और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए अंतरिक्ष आधारित तकनीक और IT का उपयोग कर रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर अगर बात की जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी ऊर्जा क्षमता का आकलन, एक अध्ययन में झारखंड की कुल 66 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा, कितना? तो एक अध्ययन में झारखंड की कुल 66 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा और भंडारण क्षमता की पहचान की गई है, जिसमें अकेले सौर ऊर्जा की क्षमता कितनी है? 41 गीगावाट। तो पूछेगा कि झारखंड की कुल कितना गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा और भंडारण क्षमता की पहचान की गई? 66। तो इन 66 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा में से सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी कितनी है? तो अकेले सौर ऊर्जा इसमें अपना हिस्सेदारी 41 गीगावाट का रखता है। इसे ध्यान रखिए। अब है PM कुसुम योजना। झारखंड सौर योजना से किसानों को सशक्त बनाने के मामले में देश में 5वें स्थान पर रहा। राज्य सरकार ने 2027 तक 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। ठीक, अगला देखिए डिजिटल और बुनियादी ढांचा, डिजिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक, स्मार्ट लर्निंग। राज्य के स्कूलों में डिजिटल लर्निंग और छात्रवृत्ति योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार किया गया। सस्टेनेबल ट्रांजिशन की बात करें तो झारखंड ने जुलाई 2025 में भारत का पहला सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन फ्रेमवर्क जारी किया, जो कोयला आधारित अर्थव्यवस्था से स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ओके, चलिए
अब हम लोग यहाँ पर चर्चित स्थल की बात करेंगे। तो चर्चित स्थल कौन सा स्थल क्यों चर्चा में रहा, उसको हम लोग अब यहाँ पर देखेंगे। तो पहला स्थल है मैकलुस्कीगंज। ओके, अब मैकलुस्कीगंज ये चर्चा में क्यों रहा? तो देखिए, एंग्लो इंडियन गांव के रूप में प्रसिद्ध मैकलुस्कीगंज का तापमान 7 जनवरी 2026 को 0.5 डिग्री हो गया। ठीक है, 0.5 डिग्री हो गया, -0.5 डिग्री हो गया। 7 जनवरी 2026 को मैकलुस्कीगंज का तापमान कितना हो गया? -0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके तहत चलते ये चर्चा में रहा। फिर जमशेदपुर की बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय तकनीक संस्थान NIT जमशेदपुर के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। इसी दिन जमशेदपुर के कनहरडी के जाहिर थान में परसी माहा और ओलची की शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में भाग लिया। जो हमारी राष्ट्रपति महोदया हैं, उन्होंने जमशेदपुर के कनहरडी के जाहिर थान में परसी माहा व ओलची की शताब्दी समारोह का वहाँ पे समापन किया गया था, वहाँ पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो कनहरडी कहाँ पड़ता है बाबू? जमशेदपुर में। कनहरडी कहाँ पर है? जमशेदपुर। चलिए, रायडीह की बात करें तो रायडीह याद रखिए ये गुमला में है। 30 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायडीह में आयोजित अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम समारोह कार्तिक जत्रा में सम्मिलित हुई। तो यहाँ से पूछेगा कि राष्ट्रपति महोदया ये अंतर्राष्ट्रीय जन सांस्कृतिक समागम समारोह कार्तिक जत्रा में सम्मिलित हुई थी, ये कहाँ पड़ा था, ये कहाँ आयोजित हुआ था? तो गुमला के रायडीह में आयोजित हुआ था। जो अंतर्जातीय जन सांस्कृतिक समागम समारोह कार्तिक जत्रा था, अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम समारोह कार्तिक जत्रा था, ये कहाँ पर हुआ था आयोजित? तो याद रखिए गुमला के रायडीह में, जहाँ की राष्ट्रपति महोदया भी शामिल हुई। धनबाद क्यों चर्चा में रहा? तो केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत उत्कृष्टता केंद्र और वर्चुअल रियलिटी माइन सिमुलेटर का उद्घाटन किया। धनबाद स्थित IIT में किया। ठीक है, इसको याद रखें। अब सारंडा वन चर्चा में है। अब सारंडा वन क्यों चर्चा में है, इसको देखते हैं। सारंडा वन, झारखंड मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा वन के 314.65 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र को वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने की मंजूरी दी। टांगीनाथ गुमला, ये क्यों चर्चा में है? तो गुमला जिले के डुमरी प्रखंड के मझगांव स्थित टांगीनाथ धाम में 100 वर्ष पूर्व गायब हुए त्रिशूल का अग्रभाग को पुनः स्थापित किया गया। छत्तीसगढ़ के जसपुर के डाकई भट्टा गांव से यह अग्रभाग लाया गया था। तो गुमला का टांगीनाथ चर्चा में क्यों था? क्योंकि वहाँ पर 100 वर्ष पूर्व जो है ना, एक त्रिशूल गायब हो गया था, त्रिशूल का अग्रभाग गायब हो गया था, उसको फिर से पुनः स्थापित वहाँ पर किया गया है। और ये जो त्रिशूल का अग्रभाग लाया गया है, ये छत्तीसगढ़ के जसपुर के डाकई भट्टा गांव से लाया गया है। छत्तीसगढ़ के जसपुर के डाकई भट्टा गांव से ये अग्रभाग लाया गया है। इस चीज़ को याद रखिए। लुगुबुरु घंटाबाड़ी की बात करें तो संथालियों के महान धर्म स्थल बोकारो जिले के ललपनिया स्थित लुगुबुरु में 25वां अंतर्राष्ट्रीय संथाल सरना धर्म महासम्मेलन का आयोजन। तो पूछेगा कि जो 25वां अंतर्राष्ट्रीय संथाल सरना धर्म महासम्मेलन का आयोजन है, ये कहाँ पर किया गया? तो ये बोकारो के ललपनिया लुगुबुरु में किया गया। और इस महासम्मेलन में मुख्य अतिथि हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी सम्मिलित हुए। अब हम लोग बात करेंगे उधवा की। उधवा तो आप सभी को पता होगा। उधवा पक्षी अभ्यारण्य 1 फरवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि के रूप में घोषित किया गया। यह राज्य का एकमात्र रामसर स्थल है। इसमें 2 झीलें, एक पोटना और एक बरहेल स्थित है। तो पूछेगा कि झील पोटना और बरहेल कहाँ स्थित है? तो साहिबगंज। उधवा पक्षी जो उधवा अभ्यारण्य है ना, ठीक है, जो रामसर स्थल उधवा है, उसमें ये दोनों झील पटौना और बरहेल। तो पूछेगा कि झील पटौना झील और बरहेल झील ये दोनों कहाँ है? तो उधवा में है। उधवा में पटौना और बरहेल कहाँ पे पड़ता है? उधवा में। तोपचांची झील ये क्यों चर्चा में है? तो 100 साल से अधिक पुरानी तोपचांची झील को हाल ही में देश के 75 प्रमुख जलाशय में शामिल किया गया है। ब्रिटिश काल में निर्मित इस झील का निर्माण कार्य 1924 में पूरा हुआ। तो तोपचांची झील, इसका निर्माण 1924 में पूरा हुआ था और इसको 75 प्रमुख जलाशय में शामिल किया। तो तोपचांची झील का निर्माण कब पूरा हुआ था? 1924 में।
अब गुमला क्यों चर्चा में है, गुमला के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, गुमला राज्य का पहला ज़िला बना है जहाँ 100% लोगों की सिकल सेल एनीमिया की जांच हुई। तो पूछेगा झारखंड का ऐसा कौन सा ज़िला जहाँ 100% लोगों की सिकल सेल एनीमिया जांच हुई। गुमला झारखंड का ऐसा ज़िला जहाँ 100% लोगों की सिकल सेल एनीमिया जांच की गई। गुमला झारखंड का ऐसा ज़िला जहाँ 100% लोगों की सिकल सेल एनीमिया जांच हुई है। गुमला। एक जगह है रांची में पूर्णदाग। अब पूर्णदाग चर्चा में क्यों है, तो झारखंड की सबसे बड़ी राधा कृष्ण मंदिर का उद्घाटन रांची के पूर्णदाग में किया गया। तो पूछेगा झारखंड की जो सबसे बड़ी राधा कृष्ण मंदिर का उद्घाटन है ये कहाँ किया गया है, रांची के पूर्णदाग में। झारखंड की जो सबसे बड़ी राधा कृष्ण मंदिर का उद्घाटन ये कहाँ किया गया, रांची के पूर्णदाग। अगला है पाकुड़। पाकुड़ में एक जगह है अमड़ापाड़ा। पाकुड़ में एक जगह है अमड़ापाड़ा। ये क्यों चर्चा में है, तो पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा प्रखंड में पादप जीवाश्म मिला है। कौन सा जीवाश्म मिला है, पादप जीवाश्म, जो करीब 12 से 14 करोड़ वर्ष, लगभग 120 से 140 मिलियन वर्ष, 12 से 14 करोड़ वर्ष पुराना है। तो पादप जीवाश्म कहाँ से मिला है, पाकुड़ के अमड़ापाड़ा से। पादप जीवाश्म कहाँ से मिला है, पाकुड़ के अमड़ापाड़ा से मिला है। सोना जोड़ी ये भी आपके पाकुड़ में है, अमड़ापाड़ा पाकुड़ में, सोना जोड़ी पाकुड़ में। पाकुड़ जिले के सोना जोड़ी के मटिया पहाड़ से, कहाँ से, मटिया पहाड़, याद रखिएगा, मटिया पहाड़ से करोड़ों साल पुराना जीवाश्म मिला है। यह जीवाश्म लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले कार्बोनीफेरस और पर्मियन काल के हैं। कार्बोनीफेरस और पर्मियन काल। बोकारो की बात करें तो 2 फरवरी 2025 को भारत का पहला ग्लोबल एक्टिव सिटी बोकारो में, ग्लोबल एक्टिव, तो भारत का जो पहला ग्लोबल एक्टिव सिटी है, भारत का पहला ग्लोबल एक्टिव सिटी, ठीक है, भारत का पहला ग्लोबल एक्टिव सिटी बोकारो में सेल बोकारो हाफ मैराथन, सेल बोकारो हाफ मैराथन का आयोजन किया गया, जिसका थीम क्या था, स्वस्थ और समृद्ध बोकारो। तो याद रखिएगा, जो भारत का पहला ग्लोबल एक्टिव सिटी किसे कहते हैं, बोकारो। और यहाँ पर हाफ मैराथन आयोजन हुआ और इस हाफ मैराथन का थीम क्या था, स्वस्थ और समृद्ध बोकारो, स्वस्थ और समृद्ध बोकारो। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब एक जगह है हजारीबाग। हजारीबाग में एक जगह है दुधिया नाला। ये क्यों चर्चा में है, तो हजारीबाग के दुधिया नाला में डायनासोर से पहले के जीव होने के संकेत मिले हैं। तो डायनासोर से पहले के जीव होने के संकेत कहाँ से मिले हैं, तो हजारीबाग के दुधिया नाला से। डायनासोर से पहले के जीव होने के संकेत कहाँ से मिले हैं, तो याद रखिए हजारीबाग के दुधिया नाला। अब है कुरजली, जो कि पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है। कुरजली पश्चिमी सिंहभूम जिले के पोड़ाहाट जंगल एरिया में बसे कुरजली गांव देश में सबसे अच्छे तसर सिल्क कीट उत्पादक बना। तो याद रखिए झारखंड में कुरजली गांव देश में सबसे अच्छा तसर सिल्क कीट उत्पादक बना है। ये कहाँ पड़ता है, कुरजली गांव कहाँ है, पश्चिमी सिंहभूम के पोड़ाहाट जंगल एरिया, कुरजली गांव। तो पूछेगा झारखंड का कौन सा गांव सबसे अच्छा तसर सिल्क उत्पादक गांव बना है, तो पश्चिमी सिंहभूम का कुरजली गांव, पश्चिमी सिंहभूम का कुरजली गांव। चलिए अगला हम लोग बढ़ते हैं, एक सेकेंड। चलिए अगला देखिए, अगला है एक जगह पलामू का, थोड़ा जूम करते हैं। अगला जगह है पलामू का नौडीहा, पलामू का नौडीहा। अब ये क्यों चर्चा में है, तो पलामू जिले के नीलांबर पीताम्बर प्रखंड के नौडीहा गांव में एक नए इनपुट संसाधन केंद्र का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर उत्पादित जैव उर्वरक और जैव इनपुट उपलब्ध कराकर प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को सहायता प्रदान करना। पलामू का नौडीहा चर्चा में है। क्यों चर्चा में है, तो यहाँ पर नौडीहा गांव में एक नए जैव इनपुट संसाधन केंद्र, ठीक है, पलामू के नौडीहा में जो है एक नया इनपुट संसाधन केंद्र का उद्घाटन किया गया। और इस इनपुट संसाधन केंद्र का उद्देश्य क्या है, तो स्थानीय स्तर पर उत्पादित जैव उर्वरक और जैविक इनपुट उपलब्ध कराकर प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को सहायता देना है, ठीक है, इसे ध्यान रखें। लातेहार का जयगीर, लातेहार में एक जगह पड़ता है जयगीर, ये चर्चा में है। क्यों है चर्चा में, तो पलामू टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित जयगीर पहला गांव बना है। तो पहला पॉइंट आपको क्वेश्चन यहीं फंसाएगा कि बताओ जो जयगीर गांव है, जयगीर जो है लातेहार का जो जयगीर गांव है ये पलामू टाइगर रिजर्व के अंदर है, ये आप याद रखिएगा।
ठीक है, जो उसके मुख्य क्षेत्र में पूरी तरह बाहर स्थानांतरित कर दिया गया। जयगीर के मूल स्थल को शाकाहारी जानवरों को आकर्षित करने के लिए घास के मैदान के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे शिकार आधार को समृद्ध करके बाघ संरक्षण में सहायता मिल सके। इसे पोल के निकट 75 एकड़ के स्थान पर स्थानांतरित किया गया। यानी कि जो पलामू टाइगर रिजर्व के अंदर जयगीर गांव था, उसको यहाँ से स्थानांतरित करके बाहर कहीं पोल करके एक जगह है, वहाँ 75 एकड़ के एरिया में इसको स्थानांतरित किया गया है। ये आप ध्यान रखिए। अगला है सिल्ली में मारदू करके एक जगह है, सिल्ली। 25 जून 2025 को घर में बाघ घुस जाने के कारण रांची जिला का मारदू गांव चर्चा में आया था। तो पूछेगा मारदू गांव क्यों चर्चा में आया था? तो घर में बाघ घुस गया था। चलिए, सिमरटोली, रांची का सिमरटोली, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? तो झारखंड की राजधानी रांची में सिमरटोली फ्लाईओवर रैंप का निर्माण, ये तो काफ़ी ट्रेंड था उस समय, खूब प्रोटेस्ट भी हुआ था। तो वहाँ पर जिस स्थान पर रैंप का निर्माण किया गया, वहीं आदिवासी समाज की आस्था का केंद्र सरना स्थल स्थित था। फिर लातेहार में एक जगह है केचकी। केचकी क्यों फेमस है? कांस्य फिल्म फेस्टिवल 2025 में सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित बांग्ला फिल्म अरनियर दिन रात्रि जंगल में दिन और रात का प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही झारखंड के लातेहार जिले के केचकी संगम दुनिया भर में ख्याति हासिल कर ली है। इस फिल्म की शूटिंग 1969 में, ठीक है, 3 महीनों तक औरंगा कोयल नदी के तट पर केचकी में हुई थी। तो केचकी चर्चा में इसलिए है क्योंकि 1969 में यहाँ पर 3 महीनों तक लगातार औरंगा कोयल नदी के तट पर जो है फिल्म शूट हुआ था, और इसको लेकर के ये चर्चा में है। फिल्म याद रखिएगा, एक बांग्ला फिल्म है, सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित है, आर्नियर दिन रात्रि। ठीक, इसको याद रखिए। लुगु पहाड़ और झुमरा पहाड़ अब ये चर्चा में है। तो बोकारो जिले के लुगु एवं झुमरा पहाड़ आपका ये बोकारो में है। ठीक है, तो बोकारो जिले में लुगु एवं झुमरा पहाड़ नक्सलियों के विरुद्ध ऑपरेशन डाका बेड़ा चलाया गया। ठीक है, तो पूछेगा कि झारखंड में ऑपरेशन डाका बेड़ा कहाँ चलाया गया है? तो ऑपरेशन डाका बेड़ा याद रखिएगा बोकारो के लुगु पहाड़ और झुमरा पहाड़ में चलाया गया है, जहाँ पर दर्जनों नक्सली मारे गए हैं। अगला है मसांजोर डैम दुमका। ये क्यों चर्चा में है? तो झारखंड सरकार की ओर से दुमका जिला स्थित मसांजोर डैम क्षेत्र धाजापाड़ा गांव में एक मुख्य सड़क के किनारे अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इंडोनेशियन पाइन तो याद रखिए, हम लोग मसांजोर डैम में थे। क्यों था मसांजोर डैम दुमका का चर्चा में? क्योंकि यहाँ पर तो याद रखिएगा, जो मसांजोर डैम है, ये झारखंड सरकार की ओर से दुमका जिला स्थित मसांजोर डैम क्षेत्र में धाजापाड़ा गांव में एक मुख्य सड़क के किनारे अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इंडोनेशियन पाइन काठ की लकड़ी से 11 इको काटेज का निर्माण किया गया। तो इसलिए मसांजोर डैम आपका चर्चा में है। गेतलसूद बांध जो है, आपको पता होगा कि जो गेतलसूद बांध है, ये आपका आर्टिफिशियल कृत्रिम बांध है और कहाँ पड़ता है? आपके रांची में। तो चर्चा में क्यों है ये? गेतलसूद स्थित मेगा फूड पार्क को चावल निर्माता कंपनी बाबा एग्रो राइस मिल ने खरीद लिया है। गेतलसूद में एक मेगा फूड पार्क था, उसको जो है बाबा एग्रो राइस मिल ने खरीद लिया है। ये चावल बनाती है, चावल निर्माता कंपनी है बाबा एग्रो राइस मिल, और कंपनी ने 20 करोड़ रुपए में, यानी कि बाबा एग्रो राइस मिल ने इसको 20 करोड़ में ऑक्शन में जीता है। इंडियन बैंक ने ऑक्शन लगाया था, जिसमें कि इस कंपनी ने इसको जीत लिया, गेतलसूद। तो गेतलसूद क्यों चर्चा में है? क्योंकि वहाँ पे एक मेगा फूड पार्क था, जिसको कि बाबा एग्रो राइस मिल ने खरीद लिया। चांडिल डैम चर्चा में है। चांडिल डैम याद रखिए, जमशेदपुर में है। तो चांडिल डैम में राज्य का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, चांडिल डैम याद रखिए, और यहाँ पर राज्य का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगेगा। तो पूछेगा झारखंड के किस डैम में राज्य का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगेगा? चांडिल डैम। राज्य का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ लगेगा? चांडिल डैम। प्लांट की जो उत्पादन क्षमता होगी 600 मेगावाट की होगी। ठीक है, प्लांट की जो उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट। झारखंड रिन्यूएबल एंड एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने इस परियोजना को विकसित करने के लिए कई सर्वे और रिपोर्ट तैयार किए। यह परियोजना राज्य की अक्षय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगी।
कोडरमा की बात की जाए तो कोडरमा चर्चा में क्यों है? तो कोडरमा में भविष्य का खजाना कहे जाने वाला लिथियम, तो यहाँ से एकदम पक्का आप याद रखिए, प्रश्न बनाएगा ही बनाएगा। लिथियम के भंडार कहाँ मिले हैं? कोडरमा में। एक तो आपका कोडरमा में अवरक है ही, कोडरमा गिरिडीह हजारीबाग का जो पट्टी पड़ता है आपका, उसमें आपको अवरक मिलता है। अब अवरक के साथ साथ कोडरमा किस चीज़ के लिए फेमस हो जाएगा? तो लिथियम के लिए आपका फेमस हो जाएगा। अगला है महावला पहाड़, ये आपके दुमका में पड़ता है। महावला पहाड़ महावला पहाड़ कहाँ पड़ता है? आपके दुमका में। तो दुमका जिला में स्थित महावला पहाड़ में, महावला पहाड़ से आदि मानव के पदचिन्ह मिले हैं। तो पूछेगा झारखंड में स्थित महावला पहाड़ से आदि मानव के पदचिन्ह मिले हैं, ये कहाँ पड़ता है, किस जिला में स्थित है? ये दुमका जिला में स्थित है, इसको ध्यान रखना है। मूरी चर्चा में क्यों है? तो मूरी चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो मूरी रेलवे स्टेशन है ना, इसका नाम अब बदल के रघुनाथ महतो के नाम पर रखा जाएगा। रघुनाथ महतो कौन है? तो स्वतंत्रता सेनानी है, और उन्हीं के नाम पर अब मूरी रेलवे स्टेशन का नाम रखा जाएगा। ये पॉइंट ध्यान रखना है। रायडी, मैंने आपको पहले ही बताया, रायडी गुमला में है, और रायडी प्रखंड में जरजट्टा गांव के मांदर को जीआई टैग मिलेगा। तो रायडी प्रखंड स्थित जरजट्टा गांव, तो पूछेगा जरजट्टा गांव के मांदर को जीआई टैग दिया जाएगा। ये जरजट्टा गांव कहाँ पर है? तो गुमला के रायडी में। जरजट्टा गांव कहाँ पर है? गुमला के रायडी में है, और इसके हेतु प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चलिए, अब है पतरातू डैम, ये क्यों चर्चा में है? तो पतरातू डैम रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड में है, और हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन में जो देश विदेश से भाग लेने के लिए प्रतिनिधि आए थे, उन्होंने यहाँ का भ्रमण किया। उलिहातू चर्चा में क्यों है? तो देखिए, उलिहातू को लेकर के 2 डेट याद रखिएगा। एक 15 नवंबर 2022, क्योंकि इस डेट को राष्ट्रपति महोदया वहाँ पर पहुँचती हैं, और 15 नवंबर 2023 हमारे प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचते हैं। तो 15 नवंबर 2022 राष्ट्रपति और 15 नवंबर 2023 प्रधानमंत्री। यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं। 15 नवंबर 2022 को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने धरती आबा के पैतृक गांव उलिहातू जाकर पुष्प अर्पित किया। गौरतलब है कि यह पहला मौका है जब देश के राष्ट्रपति बिरसा मुंडा के जन्म स्थान पहुँचे। और ये तो हो गया राष्ट्रपति जी के बारे में। 15 नवंबर 2023 को भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस, जनजातीय गौरव दिवस। तो यहाँ से आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो जनजातीय गौरव दिवस है, जनजातीय गौरव दिवस, ये जो है आपका कब घोषित हुआ? तो 15 नवंबर 2023, और इसी अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उलिहातू में उन्हें पुष्प अर्पित किया। उलिहातू आने वाले नरेंद्र मोदी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। स्वतंत्रता सेनानी और उलगुलान के नायक धरती आबा बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिला के उलिहाती गांव में ही हुआ था। तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको नवरत्नगढ़ का नाम याद रखना है, ठीक है। नवरत्नगढ़ में पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई करने के पश्चात नागवंशी राजा दुर्जन शाह का महल व रानी तालाब में दरवाज़ा मिला है। यहाँ से खुदाई 335 वर्ष पुराना शिव मंदिर व मठ भी मिला है। तो पूछेगा कि झारखंड में कहाँ से खुदाई के दौरान 35 वर्ष पुराना शिव मंदिर व मठ मिला? तो नवरत्नगढ़ से खुदाई के दौरान। ओरमांझी चर्चा में क्यों है? झारखंड में लुप्त प्राय गिद्धों की संख्या बढ़ाने के लिए वन विभाग द्वारा ओरमांझी स्थित मुट्टा गिद्ध प्रजनन केंद्र का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। ओरमांझी में मुट्टा गिद्ध प्रजनन केंद्र, कहाँ पर? ओरमांझी में, ठीक है। और ये देश का 8वां गिद्ध प्रजनन केंद्र होगा। तो ओरमांझी स्थित मुट्टा में गिद्ध प्रजनन केंद्र। तो पूछा गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? ओरमांझी के मुट्टा में। और सबसे इम्पॉर्टेंट याद रखना है, ये जो गिद्ध प्रजनन केंद्र होगा, ये 8वां गिद्ध प्रजनन केंद्र होगा। अब हजारीबाग चर्चा में है, क्यों चर्चा में हजारीबाग, इसको जानते हैं। देखिए, हजारीबाग क्यों चर्चा में है? तो हजारीबाग के बहोरनपुर से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा की जा रही खुदाई में पालकालीन भगवान बुद्ध की 6 प्रतिमाएँ मिली हैं। तो पूछेगा कि पालकालीन भगवान बुद्ध की 6 प्रतिमाएँ कहाँ से मिली? हजारीबाग के बहोरनपुर से। ये प्रतिमा बलुआ पत्थर की बनी है। तो जो पालकालीन 6 भगवान बुद्ध की प्रतिमाएँ मिली हैं, ये किस चीज़ से? तो बलुआ पत्थर से बनी है, जिसमें 2 प्रतिमाएँ भूमि स्पर्श मुद्रा में और 4 प्रतिमाएँ धर्म चक्र मुद्रा में हैं। हजारीबाग के गौरिया करम में देश का दूसरा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो देश का जो भारतीय, ये तो पता ही होगा, हजारीबाग में है, बरही में है, ठीक है। गौरतलब है कि 1950 में यहाँ तत्कालीन मुखिया जगन्नाथ सिंह और अन्य ग्रामीण को
देहर एवं सोहरा से अनेक मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी। ठीक है, देहर से प्राप्त मूर्तियाँ जिसे ग्रामीण कमला माता के रूप में पूजते हैं। देहर से प्राप्त प्रतिमा जिसे ग्रामीण कमला माता के रूप में पूजते हैं बौद्ध देवी मरीचि है। ठीक है, जो देहर से प्राप्त प्रतिमा है उसको ग्रामीण कमला माता के रूप में पूजते हैं और वो देवी बौद्ध देवी मरीचि है। देहर से प्राप्त प्रतिमा वो मरीचि है। साथ ही सोहरा से प्राप्त प्रतिमा जिसे ग्रामीण समोखर माता के रूप में पूजते हैं वो बौद्ध धर्म की देवी तारा है। वहीं मानगढ़ में झारखंड के सबसे बड़े बौद्ध स्तूप की पहचान हुई है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। देहर से याद रखिए, मैंने यहाँ पे शॉर्ट नोट्स के रूप में लिख दिया है। देहर से प्राप्त प्रतिमा इसको कमला माता के रूप में पूजते हैं और ये मरीचि है। ठीक है, और सोहरा से जो प्राप्त प्रतिमा है इसको समोखर माता के रूप में पूजते हैं और ये देवी तारा है। ओके, इसको याद रखिए। रांची चर्चा में क्यों है, तो देखिए दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी में से इंडस टावर ने एनआईटी के साथ मिलकर रांची में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वैन का निर्माण किया है। रांची के बिजुपाड़ा झारखंड का पहला फार्मेसी पार्क, याद रखिए बिजुपाड़ा में। ठीक है, झारखंड का पहला फार्मेसी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, रांची के बिजुपाड़ा में। झारखंड का पहला फार्मेसी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, रांची के बिजुपाड़ा में। रांची के गैतलसूद डैम में 150 मेगावाट का तैरता सोलर प्लांट स्थापित। तो 150 मेगावाट का जो तैरता सोलर प्लांट है ये कहाँ लगाया जाएगा, गैतलसूद डैम। झारखंड के पहले ट्राइबल थीम पार्क का स्थापना धुरबा में। झारखंड के पहले ट्राइबल थीम पार्क का स्थापना कहाँ, धुरबा। झारखंड के पहला ट्राइबल थीम पार्क का स्थापना कहाँ किया जाएगा, धुरबा में। टाटा स्टील कंपनी के सहयोग से ब्राम्बे में कैंसर अस्पताल, याद रखिए टाटा स्टील के सहयोग से कैंसर अस्पताल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, ब्राम्बे में कैंसर अस्पताल। रांची विश्वविद्यालय में गांधी दर्शन केंद्र की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय बजट में झारखंड की सभ्यता एवं संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने हेतु रांची जिले में आइकॉनिक ट्राइबल म्यूजियम, रांची में। तो पूछेगा आइकॉनिक ट्राइबल म्यूजियम कहाँ पर, रांची में। आइकॉनिक ट्राइबल म्यूजियम कहाँ पर, रांची में। आइकॉनिक ट्राइबल म्यूजियम कहाँ पर, रांची में। बिरसा जैविक उद्यान की बात करें तो बिरसा जैविक उद्यान ओरमांझी में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क का निर्माण। ठीक है, बिरसा जैविक उद्यान ओरमांझी में जो है, ओरमांझी में, रांची के ओरमांझी में भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा, रांची ओरमांझी बिरसा जैविक उद्यान। झारखंड का जो प्रथम तारामंडल, ये बराहमिहिर का निर्माण, तारामंडल का नाम भी निर्धारित हो गया बराहमिहिर, और इसका निर्माण रांची के चरौंजी में किया जा रहा है। तो झारखंड का जो प्रथम तारामंडल है बराहमिहिर, इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है, रांची चरौंजी में। ठीक है, चरौंजी में किया जा रहा है। रांची स्थित आड्रे हाउस का नाम बदलकर महात्मा गांधी स्मृति उद्यान। तो पूछेगा रांची में जो आड्रे हाउस है, रांची में आड्रे हाउस है, इसका नाम बदलकर क्या किया जाएगा, महात्मा गांधी स्मृति उद्यान किया जाएगा। क्या किया जाएगा, महात्मा गांधी स्मृति उद्यान किया जाएगा। तो ये पॉइंट आप याद रखिए। ठीक है, तो रांची में जो आड्रे हाउस है इसका नाम अब महात्मा गांधी स्मृति उद्यान किया जाएगा। रांची जिले में देश का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, तो देश का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर, रांची में स्थापित किया जाएगा। देश का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की स्थापना कहाँ की जाएगी, रांची में। धुरबा स्थित स्मार्ट सिटी में देश का 11वां ट्रैफिक चिल्ड्रेन पार्क का निर्माण किया जा रहा है। तो देश का जो 11वां ट्रैफिक चिल्ड्रेन पार्क है इसका निर्माण कहाँ पर, धुरबा में। देश का 11वां ट्रैफिक चिल्ड्रेन पार्क याद रखिए, धुरबा। अब झारखंड भवन दिल्ली की बात करते हैं तो 3 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली के कनॉट पैलेस में बांग्ला साहिब रोड स्थित नए झारखंड भवन का उद्घाटन किया। यह भवन 7 मंजिला है। यहाँ अतिथियों को ठहरने के लिए 50 गेस्ट रूम बनाए गए हैं। झारखंड भवन का शिलान्यास 18 जनवरी 2016 को हुआ था। दिल्ली में नवनिर्मित झारखंड भवन में लोग सोहराय पेंटिंग धनंजय कुमार व उनकी 40 कलाकारों की टीम ने 20 दिन में तैयार किया और इसको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2024 में भी दर्ज किया गया। तो ये सब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके।